तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय काव्य शास्त्र में रस काव्य की आत्मा और अलंकार को काव्य को सुंदरता के रूप में माना गया है। अगर आप कोई भी काव्य होती है तो हिंदी साहित्य के अंदर कोई भी काव्य की रचना की जाती है, उसमें दो प्रमुख सबसे ज्यादा प्रमुख चीजें हैं। पहले उसमें रस। रस क्या होता है? कोई भी चीज को, कोई भी आपने कहानी को पढ़ा, कोई आपने काव्य को पढ़ा, कोई आपने साहित्यिक रचना को पढ़ा, उसको पढ़ने में आपके अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। क्या तो आपको प्रेम आ सकता है, या फिर आपको गुस्सा आ सकता है, आपको इस ईर्ष्या की भावना हो सकती है, आपके अंदर जो अलग अलग प्रकार के उत्साह हो सकता है, आपको क्रोध आ सकता है। अलग अलग प्रकार की जो आपकी भावनाएं जागृत होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अलंकार क्या होता है? जैसे कि किसी को कि भाई वो तो एकदम चांद के समान लगता है, इस प्रकार ये अलंकारित हो गया, है ना। जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं, जैसे मोती मानस चून, है ना। तो इस प्रकार के जो काव्य होती है, उसके अंदर काव्य की सुंदरता को दर्शाने के लिए आपको क्या जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आप दोनों में फर्क समझो। कोई भी काव्य है, उसमें रस की अनुभूति, आपको पढ़ के कैसा कैसा अनुभव हुआ? आपको उत्साह, खुशी महसूस हुई। कोई चुटकुला पढ़ के आपको खुशी महसूस होती है, तो आपके अंदर क्या हुआ? उस काव्य के अंदर, जैसे एक मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य आपको, आपसे बातचीत करके आपको खुशी दिला सकता है, ऐसे आपको काव्य ने दिलाई। तो उसमें क्या हुआ? उस काव्य में जैसे एक मनुष्य में आत्मा होती है, उसी तरीके से रस किसी भी काव्य की आत्मा के रूप में उसको जाना जाता है। अलंकार क्या होता है? जैसे भी कोई व्यक्ति है, अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें क्या करते हैं? आभूषण, कोई इंसान आभूषण पहनता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई इंसान क्या करता है, अच्छा दिखना चाहता है। तो इसी तरीके से काव्य को अच्छे से दर्शाने का जो प्रयोग होता है काव्य में, वो किसका काम किया जाता है? वो किसके द्वारा किया जाता है? अलंकार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको आभूषण भी बोला जाता है। काव्य की आभूषण किसको बोला जाता है? अलंकार को बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। दोनों ही अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, और दोनों के दोनों को क्या माना जाता है? जो काव्य होता है उसके अनिवार्य तत्व के रूप में माना जाता है। लेकिन इनका आपसे संबंध कैसा होता है? साध्य व साधन माना गया है। दोनों कैसे साधन है? आपके सामने साध्य और साधन के रूप में माना जाता है, एक दूसरे के बिना क्या अधूरे हैं। रस काव्य की आत्मा व साध्य। रस काव्य का मूल तत्व है। कोई भी रस होता है वो काव्य की क्या माना जाता है? मूल तत्व की सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है, जिसके बिना काव्य नीरस व प्राणहीन लगता है। और जिसके बिना क्या होता है? अगर आप बिना रस के कोई भी अगर काव्य की रचना करोगे, वो कैसा होगा? नीरस होगा। नीरस होगा मतलब उसके अंदर आपको कोई रसानुभूति नहीं होगी, कोई आपके अंदर कोई भावना जागृत नहीं होगी। तो आप कोई भी काव्य को क्यों पढ़ोगे भाई? आपको खुशी मिलती है, आपको क्रोध प्रेम जैसी भावना आपको उत्पन्न करनी हो, इसीलिए तो आप कोई काव्य को पढ़ते हो। तो उस काव्य के रस के बिना काव्य निरस लगेगा और उसके अंदर प्राण नहीं होंगे। रसों का उद्देश्य आनंद अनुभूति देना है। मतलब रस किसका कार्य क्या होता है? कि वो आनंद की अनुभूति कराए कोई भी व्यक्ति है जब उनको पढ़े। जब रस का आंतरिक तत्व है जो भावों से परिपाक होता है, और रस का आंतरिक तत्व यही होता है कि वो आपको आनंद की अनुभूति करवाए। साथ के साथ इसमें भावनाएं हैं, वो भी क्या होनी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अलंकार की बात करें, काव्य के आभूषण या साधन के रूप में माना जाता है। तो काव्य होता है, अलंकार को काव्य का क्या माना जाता है? आभूषण के रूप में माना जाता है। सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है। जैसे कोई भी स्त्री है, कोई भी पुरुष है, वो आभूषण पहन के खूबसूरत लगता है, उसी तरीके से कोई भी काव्य को अलंकृत करके उसके अंदर जो सौंदर्यता उसको बढ़ाया जाता है। अलंकार काव्य की बाहरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और जो अलंकार होते हैं क्या करते हैं? जो काव्य होता है उसकी बाहरी जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनका कार्य कविता को चमत्कारपूर्ण बनाना, और इनका कार्य क्या है? कोई भी जो कविता होती है उसको चमत्कारों से भर देना है, चमत्कार दिखाना उनके अंदर इसका प्रमुख काम होता है। साथ के साथ उसको प्रभावशाली भी बनाने का काम होता है, कि वो चीजों को अच्छे से दिखें, सब चीजें वो प्रभावी ढंग से दिखें काव्य, इसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार, मतलब कुछ दो प्रकार के अलंकार होते हैं। क्या तो शब्दों के हिसाब से चीज सब जो अलंकृत किया जा सकता है, या अर्थ के आधार पर चीजों को अलंकृत किया जा सकता है। मतलब चीजों को हर शब्द में अलंकार का उपयोग किया जा सकता है, या अर्थ में उसको अलंकृत सौंदर्यता को दिखाया जा सकता है। अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं। मतलब अनुप्रास अलंकार हो गए, उसमें कोई भी शब्द की बार बार मतलब क्या होती है? रिपीट होते हैं बार बार, तो इसलिए शब्द अलंकार में आते हैं। और जो आपके सामने जो रूपक अलंकार हो गए, या फिर जो यमक अलंकार हो गए, इनमें आपको जो शब्दों के अर्थ के साथ खेला जाता है, जहाँ पे अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार जैसे।
परस्पर संबंध की बात करें, प्रधानता, भारतीय काव्य शास्त्र में रस को हमेशा अलंकार से अधिक प्रधान माना गया है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र होता है वहां रस होता है, उसमें क्या है अलंकार से अधिक प्रधान माना गया है। तो जो काव्यों में रस की ज्यादा महत्व दिया गया है अलंकार से ज्यादा। रस आचार्य जैसे जैसे कि विश्वनाथ मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। तो सबसे जो आपके सामने जो रस आचार्य जो विश्वनाथ है, जिन्होंने रसों के ऊपर बहुत गहराई से लिखा, इन्होंने क्या माना कि रस ही काव्य की क्या है आत्मा के रूप में जानते हैं। वो रसों को ही क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। जबकि अलंकार को केवल आभूषण, जबकि अलंकारों को क्या कहते हैं कि अलंकार तो सिर्फ एक आभूषण की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कोई आभूषण होता है वो किसी भी व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करता है, उसी तरीके से अलंकार भी सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करती है। सहायक संबंध, अलंकार रस की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। तो अलंकार किस चीज की पुष्टि करते हैं, रसों की पुष्टि करने में सहायक होते हैं। एक सुंदर और सटीक उपमा या रूपक अलंकार का पाठक के हृदय में स्थायी भाव से अधिक उद्दीपन कर सकता है। तो एक अगर आपके सामने उपमा या जो रूपक अलंकार है जिसका उपयोग किया जाता है, अगर उसको अगर अच्छे से समझा जाए, उसके अर्थ को अधिक गहराई से समझा जा सके, तो वो भी आपको क्या कर सकता है, रसों की उत्पत्ति करवाने में सहायक हो सकता है। अलंकार रसों को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के साधन होते हैं, और आपके सामने जो अलंकार होते हैं वो रस को क्या करते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने में, उनकी गहराई से और ज्यादा समझाने में उनको मदद करते हैं। रसों को और सौंदर्य और सुंदर और बेहतर लोगों के सामने आए इसके करने का दिखाने का कार्य करते हैं। उदाहरण, किसी विरह काव्य में वियोग श्रृंगार रस में नायिका की कुशलता को कमलिनी के पत्तों पर मोती उपमा अलंकार के रूप में चित्रित करने पर विरह की भावना को गहरा किया जा सकता है। जैसे कोई भी नायिका है, वो अपने जो नायक उससे दूर है, तो उसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है, कमलिनी के जो पत्ते हैं उसके ऊपर मोती रखा गया है। समझ में आ गया? तो जिस उस तरीके से इनको चित्रित करके क्या उनके विरह को और भी सुंदर दिखाया जा सकता है। अलंकार की स्वायत्ता, कई अलंकारवादी आचार्य जैसे भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। तो भामह ने क्या कहा है कि अलंकार है वो रसों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने आप में ही स्वतंत्र है। उनका मानना था अलंकार स्वयं ही सौंदर्य, उनका क्या मानना है कि अलंकार क्या है, स्वयं ही सौंदर्य प्रसाधन का कार्य है। अलंकार खुद इतने व्यापक हैं, खुद इतने बड़े हैं, खुद इतने मतलब आपके सामने जिनका क्या है स्वयं ही आपके सामने सौंदर्य दिखा सकते हैं, स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि यह विचार रस की केंद्रीयता को कम नहीं करता, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अलंकार की जो आपके सामने रस है उनका महत्व अलंकारों के कारण कम हो जाता है। रस भी अपने आप में स्वायत्ता रखते हैं, अपने आप में किसी भी काव्य की सुंदरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। बाधक संबंध, यदि अलंकारों का प्रयोग केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया जाए तो वो रसों के अभिव्यक्ति के बाधक बन सकते हैं। मतलब अलंकारों का प्रयोग सिर्फ काव्य की सुंदरता के लिए, मतलब काव्य को कैसे भी सुंदर बना दिया जाए ऐसे ही ऊट पटांग अलंकारों का प्रयोग करके, तो उसमें क्या हो सकता है, वो रसों के जो आपके सामने जो उत्पत्ति होती है, कोई भी काव्य है उसमें रस का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, उसमें बाधक हो सकते हैं। तो वे काव्य दोष बन जाते हैं। काफी बार क्या होता है, भाई कोई व्यक्ति अधिक आभूषण पहन ले, समझ में आ गया, तो वो भद्दा भी लगता है। अधिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करे तब भद्दा लगता है ना, उसी तरीके से अधिक अलंकारों का प्रयोग कर लिया जाए तो वो काव्य है वो भी आपके सामने अच्छा नहीं बुरा दिखाई देता है। अनावश्यक और बेजिल काव्य अलंकार कविता को नीरस बना देते हैं, और बे मतलब में जिनका कोई महत्व नहीं है उस प्रकार के अलंकारों को अगर प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या है आपके सामने काव्य को क्या बुजदिल बना सकते हैं, मतलब नीरस बना सकते हैं, और कविता का कोई महत्व आपको वहां पर दिखाई नहीं देता है। निष्कर्ष की बात करें, रस और अलंकार का संबंध शरीर और आभूषण जैसा है। तो रस और अलंकार की बात करें तो उनका आपस में संबंध कैसा है, जैसा शरीर का और आभूषणों का आपस में संबंध होता है उस प्रकार का संबंध है। रस काव्य को शरीर या प्राण है, तो रस है वो काव्य की क्या है शरीर व प्राण के रूप में उनको जाना जाता है। जबकि अलंकार उस शरीर के आभूषण है, जबकि अलंकार क्या है उस शरीर के आभूषण के रूप में कार्य करते हैं। आभूषण के बिना शरीर काव्य जीवित रह सकता है, मतलब आभूषण के बिना क्या है, कोई भी इंसान का शरीर है भैया, कोई इंसान है उसकी आत्मा अगर उसके अंदर नहीं हो तो वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपने आभूषण नहीं पहने, आपने सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं किया, तो आप जिंदा रह सकते हो।
प्रभावी काव्य वही है जहाँ पे अलंकार रस की अनुगामी होकर उसकी शोभा बढ़ाए। मतलब सबसे प्रभावी अगर आप कोई भी जो रस की बात करें वही माना जाता है, अलंकार वही माना जाता है जो रसों के साथ मिलकर उस जो काव्य उसकी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास करे। तो इसमें यही है कि अलंकार है वो रसों का सहायक सहायक के रूप में सिद्ध होते हैं। जैसे एक संगीतकार है वो संगीतकार होता है, उसके क्या पीछे पीछे चलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से रस भी क्या है उस संगीतकार के जैसे हैं जिनकी शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगर पीछे संगीतकार होते हैं, अगर वो साज को बढ़ा दें तो संगीतकार का महत्व खत्म हो जाता है, जिसको सुनने के लिए पूरी दुनिया आई हुई होती है। समझ में आ गया? तो यही है आपके सामने जो काव्य शास्त्र में रस और अलंकार दोनों का महत्व है, लेकिन रस को अधिक प्रधानता दी गई है क्योंकि वो काव्य की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। अलंकार काव्य की सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपयोग में किया जाता है, उसका उपयोग एक आभूषण के रूप में देखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, जरूर वीडियो को जोर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद। तो उदाहरण सहित अनुप्रास व रूपक अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो अलंकार क्या होते हैं उसके बारे में बताना है और उदाहरण के साथ आपको अनुप्रास व रूपक अलंकार के बारे में भी बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो अगर अपन अलंकार को अच्छे से पढ़ें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपके सामने, आभूषण या गहना। जो अलंकार को किस रूप में जाना जाता है शाब्दिक अर्थ में, आभूषण या गहना। आभूषण या गहना ही क्यों कहा जाता है आपके, क्योंकि जो जिस तरीके से आपके सामने आभूषण होता है वो कोई भी स्त्री हो गई या कोई भी पुरुष होता है, जब उसको वो धारण करता है तो उसके सौंदर्य के चार चांद लग जाते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई भी साहित्य की रचना करते हो, कोई भी काव्य को लिखते हो और अगर उसमें आपने अगर सही से अलंकारों का उपयोग कर दिया तो क्या होता है आपके सामने उसके चार चांद लग जाते हैं, वो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित नजर आता है। समझ में आ गया? आगे बताया भी गया जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी तरीके से अलंकार क्या करती है, आपके सामने काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करती है। जिस प्रकार जो आभूषण होते हैं वो आपके सामने जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य है वो आपके सामने जो अलंकारों की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके उसे और प्रभावशाली और सुंदर बनाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। मतलब काव्य में जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, काव्य में जो शब्द होते हैं और उनके जो अर्थ होते हैं उसमें जो चमत्कार उत्पन्न करने का काव्य जो काम किया जाता है, इससे वो और ज़्यादा प्रभावशाली और सुंदर दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? मतलब जैसे आपने जैसे कहा कि राधा चांद के समान है, समझ में आ गया आपने? तो देखो चांद को किस रूप में देखा जाता है, बहुत ही सौंदर्य में। तो राधा की कितनी ज़्यादा शोभा बढ़ गई उस चीज़ से। तो इसी प्रकार से आपके सामने काव्य में जब आपके सामने अलंकारों का प्रयोग करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। आप जिनको पढ़ते हो तो आपके अंदर एक जो अद्भुत सी फीलिंग आती है। अलंकारों के प्रकार की बात करें तो अलंकारों के मुख्यतः दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार आपके सामने शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं, जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां पर आपके सामने शब्दों के प्रयोग जो उपयोग से चमत्कार देखने को मिलता है। मतलब शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कोई भी एक शब्द उसकी बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। समझ में आ गया? कोई को आखिर में प्रयोग किया गया तो इतनी सही तरीके से प्रयोग किया जाए शब्दों को, जिससे क्या हो जाए, शब्दों को के प्रयोग में आपके सामने चमत्कार देखने को मिले। और शब्द बदलने पर वही चमत्कार समाप्त हो जाता है, और जब अगर शब्द को बदल दिया जाए तो वह चमत्कार क्या हो जाता है, आपके सामने समाप्त भी हो जाता है। ये शब्द विशेष पर आधारित होते हैं। तो ये शब्द किस पे होते हैं, आपके सामने विशेष पर आधारित होते हैं। शब्दालंकारों की बात करें, अनुप्रास, यमक, श्लेष, व्युत्कृति व जो अनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मतलब जैसे अनुप्रास अलंकार है, कोई शब्द की बार बार प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यमक, श्लेष, व्युत्कृति और पुनरुक्ति जो प्रकाश जो अलंकार है उनका इसी रूप से जाना जाता है। उनको किस में जाना जाता है, शब्दालंकार में जाना जाता है। मीन्स शब्दों को बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी जो वाक्य काव्य है उसकी जो प्रभाव है उसमें पड़ जाता है। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो। जैसा नाम से पता चल रहा है, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ के आधार पे आपके सामने कोई भी काव्य होते हैं, उसकी जो सौंदर्य होती है उसमें आपको रूप दर्शन देखने को मिलता है, उसमें बदलाव, उसमें आपके सामने सहजता सरलता देखने को मिलती है।
शब्द बदलने पर ही यदि अर्थ का सौंदर्य बना रहे, चाहे अलग अलग प्रकार के 2 से 3 शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना, वही शब्द बार बार प्रयोग हो या शब्दों को बदल दिया जाए या वही शब्द बार बार प्रयोग हो, लेकिन शब्दों के अर्थ वही बने रहते हैं और शब्द का सौंदर्य और ज़्यादा निखर जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अर्थ अलंकार के नाम से जाना जाता है। शब्द अलंकार में शब्दों को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि शब्दों के कारण काव्य की सौंदर्य बढ़ता है। अर्थ अलंकार में शब्द जो अर्थ के आधार पर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि जो काव्य है उसका जो सौंदर्य वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे इसके प्रमुख उदाहरण है आपके सामने अर्थालंकार के उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार। कौन से अलंकार हैं? उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार हैं, वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जिसमें से मानवीकरण हो गया, संदेह हो गया, भ्रांति, जो भ्रांतिमान है, ये सब भी इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। इन दो मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है उसे अव्यय अलंकार भी जाना जाता है। मतलब इसके अलावा और भी अलंकारों के भेद अपन काफ़ी बार देखने को मिलता है, उसको उभय अलंकार के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर क्या होता है आपके सामने, शब्दों और अर्थों के दोनों का एक साथ चमत्कार देखने को मिले, उसको उभय अलंकार, उभय मतलब दोनों का एक साथ अर्थ देखने को मिले। अब पढ़ते हैं अपन अनुप्रास व रूपक अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या होती है? जहाँ एक ही काव्य में किसी वर्ण व अक्षर की बार बार आवृत्ति देखने को मिले। मतलब कोई काव्य होता है और कोई काव्य या वर्ण होता है, वर्ण मतलब अक्षर होता है, उसकी बार बार आवृत्ति देखने को मिले, एक से अधिक बार जब वो आए और उसका एक क्या हो, निश्चित क्रम देखने को मिले। कैसा क्रम देखने को मिले? एक निश्चित क्रम में जब वो चले तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। किस अलंकार के नाम से जाना जाता है? उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति में काव्य में संगीतात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है। जिसमें क्या देखने को मिलता है? एक ही वर्ण को इतनी बार प्रयोग कर लिया जाता है जिसमें ऐसे लगता है जैसे कि संगीत की कोई धुन चल रही हो। प्रकार की बात करें, अनुप्रास अलंकार के कुल मुख्यतः पांच प्रकार देखने को मिलते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, व्यत्यय अनुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और श्रुत्य अनुप्रास अलंकार व अत्या अनुप्रास अलंकार, ये इसके कुछ प्रकार, 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सारे अलंकारों के भेद, क्योंकि इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं आपके सामने। स्पष्टीकरण की बात करें, यह सबसे सरल और सामान्य शब्द अलंकार। अगर शब्द अलंकार के अलग अलग भेद हैं तो उसमें सबसे सरल आपके सामने कौन सा अलंकार है? आपके सामने अनुप्रास ही अलंकार है। इसमें अक्षरों को बार बार आना महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि शब्दों की बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें अक्षर का अर्थ कुछ भी हो, चाहे अक्षर का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन अक्षर है वो बार बार देखने को मिलते हैं आपके सामने। उदाहरण के लिए बात करूं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना। यहाँ पे देखो चारू में भी आ रहा है, च चंद्र में भी आ रहा है और च आपके सामने चंचल में भी आ रहा है। समझ में आ गया? सभी का अर्थ अलग है, लेकिन देखो च की इतनी बार आवृत्ति हो गई कि चारू चंद्र की चंचल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? आपके सुनने में अच्छा लग रहा है, च की बार बार आवृत्ति हुई है। और काव्य कैसे लग रहा है? संगीतात्मक प्रतीक हो रहा है ना। समझ में आ गया आपके सामने? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखो तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय और तमाल में तय, तीनों में तय देखने को मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है? आपके सामने शब्द है काव्य वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगले वाले अलंकार की बात करें, कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का क्या होता है? जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। मतलब उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जा रही। जैसे चांद की राधा की चांद से की जा रही थी, तो किसकी की जा रही थी? यहाँ पे राधा की तुलना की जा रही थी, तो राधा उपमेय होती है और जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है यहाँ पर? उपमान मैंने बताया राधा चांद के समान है, इसका मतलब चांद को क्या है? उपमान देखने को मिलता है। जिससे तुलना की जाए, जो सर्वश्रेष्ठ चीज होती है वो उपमान होती है। समझ में आ गई? और जो चीज थोड़ी कम होती है, कमतर होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसको उपमेय के नाम से जाना जाता है। का अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान एक ही मान लिया जाता है। जिसमें क्या बताया गया? जैसे मैंने बताया राधा चांद के समान। अब दोनों सर्वश्रेष्ठ चीज है चांद, और उसको क्या मान लिया गया? राधा के समान मान लिया गया। उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? उसको रूपक अलंकार के रूप में जाना जाता है।
इसमें उपमा के वाचक शब्द होते हैं जैसे सा, सी, से, सम। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूपक अलंकार है? इसमें कुछ शब्द होते हैं सा, सी, से, सम है, वो देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या था आपके सामने उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है। स्पष्टीकरण की बात करें, रूपक में यह वही है, यह ही है का भाव होता है, और जिसमें उसे समान, यह उसके समान है कि का नहीं तुलना न करके सीधा रूपकता देखने को मिलती है। इस लाइन को आप छोड़ देना थोड़ा सा। अगले वाले उदाहरण के रूप में देखें अपन, चरण कमल बेंदो हरि राय। यहाँ पर क्या की गई है, जो चरण होते हैं, चरण को क्या मान लिया गया है? कमल के समान मान लिया गया है। समझ में आ गया आपको? जो चरण कैसे हैं? कोई भी व्यक्ति के कमल के समान है। तो यहाँ पे चरण क्या आपके सामने थोड़ी कमतर चीज है, कमल अच्छी चीज है, तो कमल को क्या उपमान है यहाँ पर, और चरण है वो क्या उपमेय के रूप में दिखाया गया है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले ही, यहाँ पर क्या खिलौना क्या है? खिलौना और चंद्र, खिलौने को किस रूप में माना गया है? चंद्रमा के समान माना गया है। तो चंद्रमा जो उच्चतर चीज है, जो बढ़िया है, उसको आपको सामने उपमान है, और खिलौने उपमेय को देखने को मिलता है। अगला है बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रहे तार घट उषा नगरी। यहाँ पर क्या है? अंबर और पनघट के तारे को घट और उषा की नगरी के रूप में दिखाया गया है। तो यह आपके सामने जो रूपक जो अलंकार है, आपके सामने अलंकारों के मैंने बता दिया कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, परिभाषा को देखा, और अनुप्रास व रूपक अलंकार को भी अपन ने देख लिया है। तो यह आपके सामने जो प्राचीन काव्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद। वर्णन कीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी को रीति युग भी कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंदर लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी का समय, इसको किसके नाम से जाना जाता है? रीति युग का। क्योंकि इसी जो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ही जो जितना भी हिंदी साहित्य लिखा गया वो आपके सामने उसमें अलंकारों का, छंदों का और आपके सामने रीति सिद्ध काव्य काफी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीति युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में काव्य रचना विशेषकर काव्य शास्त्रीय नियम, रीति सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। मतलब इस समय जितना भी जो साहित्य रचना की गई ना, उसमें जो लिखने वाले जो जितने भी आपके सामने लेखक थे, सब के सब ने क्या किया? आपके सामने जो साहित्य की रचना की, उसको काव्य के जो नियम होते हैं, रीतिकाल के जितने जो नियम होते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने साहित्य की रचना की। क्या क्या? जो आपके सामने काव्य रचना है उसको नियम कायदों के हिसाब से इन्होंने रचना करनी शुरू की थी। इस युग के साहित्य को समझने के लिए रीति की अवधारणा को समझना जरूरी है। मतलब इस काल के अगर आपके सामने अगर साहित्य को समझना चाहते हो तो रीति के अवधारणा, मतलब कैसे नियम कायदों के आधार पर साहित्य की रचना की जाती है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। रीति के अर्थ और स्वरूप की बात करें, रीति का सामान्य अर्थ होता है पद्धति, मार्ग या शैली। मतलब रीति का अर्थ यही होता है कि कोई भी साहित्य की रचना किस तरीके से की जाती है, किस पद्धति के माध्यम से, किस मार्ग या शैली से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में रीति से तात्पर्य होता है काव्य की वह शैली या संरचना जिसके माध्यम से रस, गुण या अलंकार की अभिव्यक्ति होती हो। मतलब काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ यही होता है कि कोई शैली, किसी शैली या संरचना, मतलब किस शैली में आप साहित्य की रचना करते हो, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से रस, गुण व अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है। जिसके माध्यम से क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, गुण है या अलंकार है, उनका उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो रस, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत आचार्य वामन के अनुसार रीति आत्मा काव्य, रीति ही काव्य की आत्मा। मतलब रीति काव्य काव्य, मतलब इसमें क्या लिखा गया? जो संस्कृत के जो आचार्य वामन है, जिन्होंने आपके सामने जो रस के बारे में बताई थी, उसी के बारे में कहते हैं आपके सामने कि रीति है जिस नीति नियमों से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, वो आपके सामने कोई भी काव्य होती है उसकी आत्मा होती है। क्या होती है? कोई भी काव्य है उसकी आत्मा के रूप में आपके सामने रीति को जाना जाता है। रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र के नियम क्या क्या हुआ करते थे? मतलब रीति काल में जो कवि हुआ करते थे उनके काव्य शास्त्र के क्या नियम होते थे?
रीतिकाल में कवियों के काव्य शास्त्र का जो नियम है, इसमें रस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? रस का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता था। अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं, उनका प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता था। नायिका भेद, जो आपके सामने कोई भी स्त्री है, उसके आपके सामने जो रूप चित्रण की आपके सामने बात देखने को मिलती थी। किसकी? जो नायिका है या आपके सामने स्त्री है, उसके रूप चित्रण की बातें देखने को मिलती थी। उसके रूप चित्रण के बारे में देखने को मिलता था। गुण दोष, गुण दोष क्या है? कोई भी स्त्री है, उसके कोई भी आपके सामने या कोई भी साहित्य, उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, दोनों के बारे में, गुण व दोष के बारे में भी बातें होती थी। किसके बारे में? गुण या दोष दोनों के बारे में भी बातें होती थी। रीति प्रकार, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो साहित्य के अंदर ग्रामर से, अलंकारों से संबंधित जो चीजों का प्रयोग किया जाता था। आदि का विशद विवेचना और उसी के आधार पर काव्य की रचना की गई। मतलब जो जितने भी जो साहित्यकार थे, इन सभी जो नियमों का प्रयोग किया गया, अलग अलग प्रकार के रस हो गए, चाहे अलंकार हो गया, चाहे नायिका भेद हो गया, चाहे गुण दोष हो गया, चाहे रीति प्रकार हो गए, इन सभी चीजों को आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया गया। इस काल के प्रमुख आचार्य कवि जैसे केशवदास, बिहारी भूषण ने रीति सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित करने का काम किया। क्या क्या? जो अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं, जैसे केशवदास का उसमें नाम आता है, बिहारी का नाम आता है और भूषण का नाम आता है, उन्होंने क्या किया? रीति सिद्ध को अपने काव्य में निरूपित किया। क्या क्या? जो रीति सिद्ध, मतलब जो साहित्य के अंदर जो अलंकार, रस, नायिका भेद जैसे आपके सामने जो साहित्य के जो सिद्धांत होते हैं, उनको अपने साहित्य के अंदर अपनाने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये जो अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हैं, इन्होंने अपने जो साहित्य के अंदर जो रीति नियम कायदे होते थे, उनको अपनाने का काम किया गया। रीतिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पहला होता है श्रृंगार प्रधानता। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही, मतलब जो रीतिकाल का समय रहा, उसके अंदर आपके सामने श्रृंगार रस, प्रेम की भावना से संबंधित जो साहित्य है, उसकी अधिक से अधिक रचना की गई। किससे संबंधित? प्रेम भावना से संबंधित जितना भी साहित्य है, उसकी रचना ज्यादा से ज्यादा की गई। विशेषकर राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित। किससे संबंधित? आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है और राधा जी है, उनका जो प्रेम किस प्रकार से था, इससे संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लग गई। नायिका भेद, जो आपके सामने जो कोई भी स्त्री होती है, उसके रूप चिंतन से संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लगी। और संगारिक, प्रेम भाव से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है, उसका संजीव चित्रण देखने को मिला। किसका? उसका वास्तविक चित्रण देखने को मिला। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का कलात्मक वर्णन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संयोग और वियोग, मतलब जब कोई प्रेमी और प्रेमी तो आपके सामने उनमें मिलन होता है, तो संयोग रस और वियोग जब अलग जाते हैं तो अलग होता है, तो उसको वियोग रस, दोनों का आपके सामने विशेषता से या विशेष रूप से आपके सामने प्रयोग किया जाने लगा। किसका? संयोग रस का और वियोग रस, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने विशेषकर प्रयोग किया जाने लग गया। अलंकार प्रधानता, इस युग में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ। मतलब ये जो आपके सामने युग है, इसके अंदर अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं, उनका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे उपमा, रूपक व अनुप्रास व यमक जैसे अलंकारों से काव्य को अलंकृत किया गया। कैसे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे जो प्रमुख अलंकार हैं, इनका आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाने लगा है। कौन सा? जो साहित्य होता है, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास व यमक जैसे अलंकार हैं, इन सब अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाने लग गया था। कहीं कहीं पर आपके सामने अलंकारों की अधिकता से भाव गुण हो जाता था। मतलब अलंकारों का इतना प्रयोग कर लिया जाता था कि जो वास्तविक भावना आनी चाहिए, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि आप जो भी कोई भी साहित्य होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। कैसा प्रयोग कर सको? कोई भी साहित्य होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। इसीलिए जो साहित्य होता है, उसकी जो वास्तविक भावना जाती है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। समझ में आ गया? तो अलंकारों की अधिकता के कारण जो भावना है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने पीछे छूट रही थी। अगले वाला पॉइंट है नायिका भेद का विवेचना होना। नायिका के प्रकार, अवस्थाएं, भाव, भंगिमाओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस काल की विशेष प्रवृत्ति रही। मतलब जो नायिका है, कौन? जो नायिका है आपके सामने, उनके कितने प्रकार हुआ करते थे, उनकी अवस्थाएं और भाव भंगिमाएं, मतलब किस प्रकार की वो कृत्य करती थी। कि राधा के आपके सामने, राधा जी कैसे कैसे आपके सामने जो राधा भगवान माता राधा के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में कैसे प्रेम था, कैसे सजा करती थी, किस किस अवस्थाओं में रहा करती थी, उसके बारे में आपके सामने विशेष रूप से बात किया गया है। काव्य में सौंदर्य वर्णन
अत्यंत कलात्मक रूप से देखने को मिलता है। जो काव्य है उसके अंदर सौंदर्य का कि जो बात किया गया है उसमें बहुत ही ज्यादा कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा रूप देखने को मिलता है? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। दरबारी कवि, अधिकांश कवि राजश्रय प्राप्त करते थे। जो अधिकारी कवि हुआ करते थे आपके सामने, वो राजा के आश्रय में काम करते थे। किस क्या काम करते थे? जो कोई भी राजा होता है उसके आश्रय के अंदर अपना जो साहित्य उसकी रचना क्या करते थे। अंत दरबार की प्रशंसा करना राजा की वीरता व विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है? जो दरबार है, जो लेखक है, वो आपके सामने जो अपनी राजा की खूब प्रशंसा किया करते थे कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, इस प्रकार का जीवन जीते थे, भोग विलासिता कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में वो खूब चित्रण किया करते थे। समझ में आ गया? तो राजा के आश्रय में लिखते थे, भाई अब कोई भी आपको कोई काम करने के प्रति 2 पैसा देगा तो आप बढ़ाई करोगे, वो उसके प्रति उनका काम यही था बढ़ाई करने का। तो अधिकतर राजा के आश्रय में काम किया करते थे और उनकी खूब वीरता की, साहस की खूब बढ़ाई हुआ करती थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? ब्रज भाषा का। रीति काल में ब्रज भाषा साहित्य प्रमुख रहा, जिसमें मधुरता, सरलता और श्रृंगार रस प्रभावी बनाए। मतलब रीति काल के अंदर जो ब्रज भाषा है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। प्रेम भाव से, समसरता से और श्रृंगार रस को बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। किसकी? मधुरता से साहित्य की रचना की जाती थी और सभी लोगों को साथ लेकर आपके सामने साहित्य का, श्रृंगार रस का, कौन से रस का? श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लग गया। अगले वाला पॉइंट है रीति ग्रंथों की रचना। इस युग में काव्य शास्त्र संबंधित अनेक रीति ग्रंथों की रचना हुई। मतलब ये जो काल रहा इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के जो रीति ग्रंथ हैं, जो किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनकी रचना देखने को मिली। जिसमें काव्य को नियमों का विस्तृत वर्णन है। मतलब कोई भी काव्य की रचना की जाए तो उसको किस किस प्रकार से रचित किया जाना चाहिए, इस प्रकार के जो काव्य के नियम होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। क्या किया जाने लगा? उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। भाव की उपेक्षा कला पर बल। रीति काल में भाव की उपेक्षा काव्य कला और शिल्प पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब रीति काल होता था, इसमें भावनाओं पर जोर नहीं था। समझ में आ गया? बल्कि काव्य कला, मतलब किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, उसमें अलंकार, छंद और इन सब चीजों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। काव्य सौंदर्य की तकनीक को परखा गया। मतलब किस प्रकार से जब साहित्य की रचना की जाए तो किस तरीके से साहित्य को अपन और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा था। समग्र मूल्यांकन की बात करें, रीतिकालीन साहित्य अलंकार और श्रृंगार की दृष्टि से समृद्ध है। मतलब रीतिकालीन साहित्य है ना, ये अलंकारों का इसमें बहुतायत में प्रयोग होता था और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। कौन सा? अलंकारों का और साहित्य श्रृंगार रस का, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने खूब प्रयोग किया जाता था। कौन से का? अलंकारों का, और जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। यद्यपि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना उपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जो समाज की बात थी और जो राष्ट्रीयता की भावना, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, इसके बारे में बहुत कम बात होती थी। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति की बात, सारे के सारे संपूर्ण भारत देश की बात बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी भाषा, शैली और काव्य कला का विकास इसी काल में हुआ। लेकिन कोई भी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा हो गई, हिंदी भाषा, इन सब प्रकार की क्षेत्रीय अवधी भाषा, इन सब भाषाओं का यहाँ पर क्या होता, बहुत ज्यादा विकास हुआ। साहित्य को लिखने की शैली, किस एक बेहतर साहित्य आप कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार की शैली का भी आपके सामने जो विकास किस कहां पर होता है, आपके सामने रीति काल के अंतर्गत होता है। निष्कर्ष की बात करें, रीति काव्य वह काव्य शैलीगत व्यवस्था है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। मतलब रीति काव्य क्या है, इस प्रकार से एक शैली के हिसाब से लिखे जाने वाली व्यवस्था होती है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। क्या होता है? जो रीतिकालीन साहित्य है उसका निर्माण होता है। श्रृंगार प्रधान, अलंकारिता, नायिका भेद और दरबारी प्रवृत्ति और ब्रज भाषा का माधुर्यता देखने को मिलता है। क्या होती है? श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। नायिका भेद, जो आपके सामने महिलाओं से संबंधित जो साहित्य होता था उनकी रूप चित्रण की बातें इसी काल में देखने को मिलती है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य की काव्य शिल्प और अपनी भाषा समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय था। तो बच्चों, ये था आपका जो रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अपन पढ़ा। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।